हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल आखिरी स्टडी हमने बेटा यही की थी, जहाँ मैं आपको यही बता रहा था बेटा कि अगर मुझसे कंसेप्ट का नाम पूछ रहा है और उसकी सोर्स का नाम पूछ रहा है तो कंसेप्ट का नाम मुझे क्लियर है, रिक्रूटमेंट। और पूरे बिजनेस स्टडीज में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी सोर्स है, ठीक है। और आपको ये पता था इसका फंक्शन भी पता है, साफ है। और रही बात इसकी, इसके लिए मैंने आपको ये पढ़वा दिया था और रिकमेंडेशन में तो ही किया था। ठीक है जी, आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को। चलो जी बाबू, पूरा मौका तो आपको ही दूंगा पर रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूँ मैं फटाफट से। कहता है स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट दे विल हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। अगले 3 स्टेप कौन से होंगे? अच्छा जी, पढ़ना जरा एक बार केस, वैसे आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा, पहले आप पढ़ो। केस पढ़ा, अगले 3 स्टेप। भाई पहले करंट स्टेप मिल गए, फिर तो बता दे अगले 3 कौन से हैं। कहते हैं दे असेस्ड एंड एनालाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। कितने टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, सब पता लग गया। स्टेप कौन सा है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो अगले 3 पता लग जाएंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड वेरिफिकेशन। बढ़िया, ऐसे 5 क्वेश्चन है इसमें। अगले 3 स्टेप की बात करते हैं, आ गया। अगले 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, क्या ये पड़ता है? केस 1 नंबर था, ठीक है जी, पहली ट्राई आपकी है। रिक्वायरमेंट भी आप पढ़ो, सब कुछ आप पढ़ो, देखते हैं, जल्दी करना। क्या समझ में आया? कुछ और? हाँ जी मैडम, कुछ बता दो क्या है। ना ना बताओ तो कुछ है। पहले आप चलो। और वो कहता है नेम द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू फिल अप द अबव स्टेटेड वैकेंसीज। ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के नाम लिखने और उनकी एक एक मेरिट। एक मेरी बात सुनिए आप, मतलब मान लो मैंने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करा, कुछ भी प्रमोशन या ट्रांसफर, मेरिट लिखनी है ना। बाबू इंटरनल सोर्सेज की ही मेरिट लिखी जाएगी। किसी सोर्स की अपनी मेरिट हो भी सकती है, किसी की नहीं भी हो सकती। जैसे कि कैजुअल कॉलर की एक मेरिट है कि वो फंड पैसे खर्चे नहीं कराता, ठीक है ना। पर अगर आपको लगे किसी सोर्स की स्पेसिफिक मेरिट या डीमेरिट मुझे नहीं मिल रही, तो वो अगर वो इंटरनल का सोर्स है तो उसकी मेरिट लिखो, एक्सटर्नल का तो एक्सटर्नल की लिखो। ये तो बात समझ में। चलो ये ढूंढते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ यूजलेस है, आगे बढ़ो। कहते हैं द सीईओ ऑफ द कंपनी टोल्ड ज्योति द एचआरएम एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज। जॉब छोड़ने से पहले ना वैकेंसी फिल कर दे जाओ। अच्छा, इन्फॉर्मिंग दैट हर सबऑर्डिनेट मिस अलका पंडित वाज वेरी competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she will do the needful. तो क्या बताया ज्योति ने कि जो अलका पंडित है ना, बड़ा कॉम्पिटेंट स्टाफ है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। अगर आप हायरार्की में इसको ऊपर ले आए ना, शी कैन डू द नीडफुल, वो कर देगी वैकेंसी फिल। भाई इससे सिंपल मुझे तो लगता नहीं अंग्रेजी कुछ हो सकती है। इफ शी कुड बी मूव्ड अप इन द हायरार्की, मतलब क्या करे वो, और क्या छाती चीर के बता दे कि आंसर प्रमोशन है। तुम ढूंढ नहीं पाते, मुझे समझ नहीं आ रहा। हायरार्की में ऊपर लाना और क्या होता है भैया प्रमोशन, मुझे भी समझाओ। सिंपल अंग्रेजी नहीं समझ में आई तुम्हें एक लाइन कहने को तो मैं बचपन से पढ़ते रहोगे सीबीएसई में, एक वर्ड नहीं समझ पाते तुम यार। आगे बढ़ो। कहता है द सीईओ एग्रीज फॉर द सेम। मिस अलका Keith recruiters who advertise for the post of marketing head for Sinner Enterprises Limited. They were able to recruit a suitable candidate for the company. कहता है मिस अलका पंडित ने और क्या किया?
कांटेक्ट किया किसी कीथ रिक्रूटर से और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला मार्केटिंग एड की वैकेंसी के लिए और आपने स्टाफ रिक्रूट कर लिया, क्या लिखोगे इसमें? कौन सा सोर्स है? कैजुअल कॉलर? ये कोई मेरे पास पड़ी हुई एप्लीकेशन है जिसमें ढूंढ के मैंने स्टाफ सेलेक्ट करा? क्या ये बाबू? ये मत बोलते हैं ना ऐड, एक लगेगा। ऐड में कंपनी खुद ऐड करती है, आपने ऐड नहीं करा, आपने किसी कीथ रिक्रूटर को पकड़ा, उसने ऐड करा। कीथ रिक्रूटर क्या हो सकता है मैं बता सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हो सकती है ये, और प्लेसमेंट एजेंसी भी हो सकती है प्राइवेट। मैं बताता हूँ इनका आंसर अगर आप देखोगे ना, इन्होंने सीधा लिखा हुआ प्लेसमेंट एजेंसी है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये मानते हुए कि कीथ रिक्रूटर एक प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी है। सर नाम से पता लग सकता है आप गवर्नमेंट ओन्ड हो या प्राइवेट ओन्ड हो, तो कहाँ से आंसर हो गया प्लेसमेंट एजेंसी? आप दोनों पॉसिबल आंसर लिख सकते हो, इट मे बी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इट मे बी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रमन्स वैकेंसी वाज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट लाइन। रमन की वैकेंसी कैसे फिल करी? स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। भाई वो एप्लीकेंट की लिस्ट होती है ना, बायोडेटा फेक फेक के जाते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कहता आज मैं छाड़ रहा हूं उनका डेटाबेस, और उस डेटाबेस में से मैंने रमन की वैकेंसी फिल कर दी। सर यही तो कैजुअल कॉलर था। ठीक है जी, पढ़ाएंगे आपको आगे। चलो पढ़ो जी, रिक्वायरमेंट पढ़ो पहले, आप सारे काम छोड़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ना। केस पढ़ा मतलब रिक्वायरमेंट पढ़ी, क्या समझ में आया? फंक्शन मैंने पूछा, फोर में से बता रहा है। कहता है द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, जो भी फंक्शन आपने यहाँ सोचा है उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, में प्लानिंग का भी है, ऑर्गेनाइजिंग का भी है, स्टाफिंग का भी, डायरेक्टिंग का भी है, कंट्रोलिंग का भी है। अच्छा कहता है आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड इन अवर पैरा। जब आप पैरा पढ़ोगे तो एक स्टेप लिखा हुआ है उसके प्रोसेस का, वो बता देना। अच्छा कहता है आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मेंशन्ड इन द अबव पैरा। मेरा काम हो गया मतलब गधा। क्वेश्चन फ्रेमिंग देखो, आप आपके पास स्किल होना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ मेरे से सीख जाओ एक बार केस स्टडी पढ़ना, भाई अब कुछ नहीं है ये। कहता है वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, मैं सारा कहानी समझ गया। इस स्टेप का नाम होगा रिक्रूटमेंट, इसका नाम होगा स्टाफिंग। समझ गए ना? ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, अगर यहाँ जोर डाल सकते हो। अब रह क्या क्या, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ढूंढने हैं ना। एक काम करो, अमन से लेकर वैभव तक की बात पढ़ दो, अगर इसके बारे में नहीं बता पाए तो यहीं से गेट आउट आज, बिल्कुल बाहर निकल जाओ। अगर ये तीनों नहीं बता पाए ना, जिससे पूछा बिल्कुल बाहर निकल जाना आज। हाँ जी क्या है भैया? अमन क्या कैसे आया? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ में आ रहा है? ये बस हवा में है बात। कहता है अमन ने बोला कि मुझे किसने इंट्रोड्यूस कर, प्रेजेंट सेल्स मैनेजर ने, जो सेल्स मैनेजर था उसने ही अमन को इंट्रोड्यूस करा था, वहीं से सिलेक्शन हो गया। एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन भी तो आया था, बीनू ने न्यूज़पेपर में अप्लाई करा और उसके थ्रू रिक्रूट हुआ, ऐड। ठीक है आगे बढ़ो। वैभव कहता है ना तो मेरे को किसी एम्प्लॉय ने इंट्रोड्यूस करा, ना ही ऐड था कोई न्यूज़पेपर में, मुझे को तो उठा के लाए किसी कॉलेज से, कैंपस से रिक्रूटर। चलो जी बाबू ये केस पढ़ना, उसके बाद आपको एक बात बताऊंगा, फटाफट से केस पढ़ दो, वैसे तो क्या जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ दो तो यहाँ तक आंसर मिल जाएगा, केस ना पढ़ो, ये पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करे एम्प्लॉय का स्किल और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, स्किल एबिलिटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे,
उसके फायदे लिखने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लिख दोगे? सिंपल क्वेश्चन है। एक बात और बता देता हूँ, वो 2-3 वर्ड ना बड़े काम के होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर। देखो अभी तो इसने क्या करा, ट्रेनिंग के एडवांटेजेस पूछे, तो आपने इसका आंसर भी ट्रेनिंग लिख दिया। स्किल और एबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? कई बार ना यही स्टेटमेंट होती है और आपसे पूछता है कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, स्टेटमेंट सेम होती है, सब कुछ सेम। हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी हाईटेक मशीनरी की बात आएगी ना, हमेशा आंसर इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऐसा क्यों? भैया बहुत हाईटेक मशीनें हैं, जितनी हाईटेक होती है ना उतनी ज़्यादा महंगी, उतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं। एम्प्लॉय ने कोई गलत बटन दबा दिया ना, मशीन रुक जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो आप ऐसे केसेस में कभी भी एम्प्लॉय की ऑन द जॉब ट्रेनिंग करा नहीं सकते कि सीधा मशीन पे ट्रेनिंग कराओ। उसको क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, एक प्रोटोटाइप क्रिएट करके हम ट्रेनिंग देते हैं। याद आ रही है मेरे वर्ड? हाईटेक मशीनरी, ध्यान रखना, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिंट होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ाते हैं आपको। लो जी, ये केस पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 70। सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़ना पहले। केस सिमिलर लग रहा है, वही स्किल वही एबिलिटी की बात है, ट्रेनिंग की बात कर रही है, वो बेनिफिट लिख दोगे। एक काम कर दो, मैं अगेन अगर चाहूँ टाइप ऑफ ट्रेनिंग तो ये 4 लाइनें भी पढ़ना। पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। चारों लाइनें पढ़ दो फटाफट से। पढ़ी चारों लाइनें? बहुत बढ़िया, सामने देखना। अगर मैं ये 4 लाइनें देखकर टाइप ऑफ ट्रेनिंग पूछो तो आंसर क्या है? फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब हिंट क्या है? और इसने ना एक हिंट दिया कि सुपरवाइजर ना बड़ा ओवरबर्डन फील कर रहा है, फ्रीक्वेंट कॉल कर रहे हैं बार बार एम्प्लॉइज। उसको मशीन चला नहीं आ रही, वो बुला रहा है, सर बात सुन लो, सर ये बता दो। उसको नहीं आ रही, वो बुलाई जा रहा है बार बार। क्या? तो सुपरवाइजर बड़ा ओवरबर्डन फील कर रहा है बाय द फ्रीक्वेंट कॉल ऑफ द एम्प्लॉय। सर अगर सच में ऐसे सिचुएशन है ना, तो आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोगे, कभी ऑन द जॉब दोगे? अगर सुपरवाइजर के पास पहले से इतना काम है और आप बार बार बुलाओगे और वो ओवरबर्डन फील कर रहा है, यानी कि सच में उसका वक्त नहीं है ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का। अगर वक्त होता फिर तो ओवरबर्डन की कोई बात ही नहीं, फिर तो जो मर्जी बुला रहा है वो चाहेगा बताएगा भी। वक्त नहीं है तभी तो ओवरबर्डन है। तो बाबू ऐसे केस में क्या करो, जब वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे ही नहीं पा रहा, उस पर समय ही नहीं होता इतना, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दो। और ऑफ द जॉब में एक ही है आपके कोर्स में, वेस्टिब्यूल, सीधा सीधा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ाएं आगे, चलो। लो जी, ये आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। मैंने लगभग सेम बात बैच में की हुई है, अगर मेरी बात सुनिए तो आंसर आएगा, क्योंकि नोट्स में ऐसी कोई बातें लिखी नहीं होती। आओ, कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। पार्थ ने तो आंसर कर दिया, बाकी का पता नहीं। भाई मैंने सेम बात बोली थी कि ये लोग क्या होते हैं बेटा। पहली बात तो शॉर्टर नोटिस, एक हिंट आया, इतने शॉर्टर नोटिस पे इतने ज्यादा स्टाफ रिक्रूट करना। दूसरी बात बाबू ये भी आया हिंट कि ये अपने गांव में बड़ा मशहूर है कि लोगों को नौकरियां देता है। याद है मैंने आपको बताया था लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? गांव में ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिसको जहां कह देंगे लोग वहां चल देंगे। याद है ना? और वो उसने इस सोर्स की एक डिसएडवांटेज पूछी, डिसएडवांटेज भी बताई थी मैंने कि अगर एक बार लेबर कॉन्ट्रैक्टर जॉब छोड़ के गया ना, तो जितनी तेजी से बंदे ले गया उतनी तेजी से लेके भाग जाएगा। याद है आपको? बात बोली थी मैंने बैच में, बिल्कुल सेम वर्ड बोले थे। ठीक है ना जी? एक दिन में 50 आदमी ला सकता है, लेकिन एक सेकंड में 50 के 50 ले जा भी सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना जी? चलो जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। सी पार्ट अभी होगा नहीं, डायरेक्टिंग का पार्ट है, डायरेक्टिंग अभी उन्हें पढ़ानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लो जी बाबू, अब 4 क्वेश्चन बैक टू बैक यही आ रहे हैं, अगले 3 स्टेप बताओ, अगले 3 स्टेप बताओ। लेकिन अब आपकी समझदारी है, ये ढंग से पढ़ लेना, स्टाफिंग के पूछ रहा है या सिलेक्शन के।
ठीक है, ये आपको पढ़ना है, रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी है। एक बात और, ये रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद अगर आप केस पढ़ रहे हो तो आपसे बुद्धू बच्चा मैंने नहीं देखा। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट पढ़ते ही मुझे आंसर चाहिए, पढ़ना। उसने पूछा ऐड के बाद अगले 3 स्टेप बता दो स्टाफिंग में। ऐड कर लिया ना, रिक्रूटमेंट में तो करते हैं, रिक्रूटमेंट हो गया, अगले 3 बता दोगे? बोलो, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और आपके दोस्त यार क्या कर रहे होंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। लो जी, पढ़ना, ये पढ़ो। बहुत अगले 3 स्टेप बताने हैं फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। सिलेक्शन के बताने हैं। पूरा केस पढ़ते एक आधा वर्ड मैंने वैसे हाईलाइट कर दिया कि सिलेक्शन टेस्ट हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है जी, आओ पढ़ना। अब आप बताना, बस हो गया, बस मैंने बहुत बता दिया। रिक्वायरमेंट पढ़ो, केस नहीं पढ़ना, सिर्फ रिक्वायरमेंट से काम हो जाएगा। स्टाफिंग प्रोसेस के अगले 3 स्टेप बताने हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द हेड्स। सिलेक्शन हो चुका है ना, अगले 3 स्टेप नहीं लिख सकते। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। केस कौन पढ़ रहा है? कल मैंने कहा था पुराने बच्चों को तो मैंने बहुत एग्जाम्पल दिखा दिए, नए को दिखाने देख लिया। 3 क्वेश्चन लगातार हो गए, केस नहीं पढ़ा अब तक। लो, ये भी सेम क्वेश्चन है। अगले 3 स्टेप बताने हैं आफ्टर सेलेक्टिंग। सिलेक्शन हो चुका है, अगले 3 स्टेप लिख के देंगे। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आज के 2-3 केस मेरे रहते हैं, ये पढ़ना फटाफट से, देखते हैं। चलो जी सर, पढ़ा, समझ में भी आया? कहते हैं आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कैंडिडेट, व्हाई और व्हाई नॉट, और हाउ इज ट्रेड टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम एप्टीट्यूड? इसका केस से कोई लेना देना है? ट्रेड टेस्ट क्या मेजर करता है? एग्जिस्टिंग स्किल, एप्टीट्यूड, न्यू स्किल्स। हो गया खत्म। बाबू आपको क्या लगता है टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए कि नहीं, क्यों और क्यों नहीं? सर करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको इंडिविजुअल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेजर करनी है बिना टेस्ट के कैसे कर लोगे भैया? करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जनरल बात है, आपको अपने हिसाब से लिखनी है। मैंने बता दी क्या लिखता मैं होता तो, कि अगर आपको इंडिविजुअल की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक मेजर करनी है, वैल्यूज, मैच्योरिटी, स्पीकिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस, तो वो टेस्ट में कंडक्ट करने पड़ेंगे ना। अब सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, स्टेप्स बताने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। अच्छा जी, अगर आपने केस पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ने बोला कि इतनी वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की पोस्ट की, यानी कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कर लिया ना। उसमें क्या बातें निकलती है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय पता लग गया ना कितनी वैकेंसी फिल करनी है, यानी कि टेस्ट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंडक्ट हो गया ना। उसके बाद अगर आपने पढ़ा हो तो उसने कहा है कुछ कुछ टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। सर सिलेक्शन नहीं तो करते हो टेस्ट कंडक्ट, यानी कि सिलेक्शन कैसे करते हो? टेस्ट और इंटरव्यू। यही बात बोली थी जब स्टाफिंग पढ़ा था आपने, जब स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ते थे ना, तो मैंने सिलेक्शन वर्ड को बताया ही कैसे था कि रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करके और इंटरव्यू होती है। टेस्ट तो मैंने बहुत बाद में बताया आपको कि क्या होते हैं। क्लियर है बात? ये जो बेटा घर जाके किताबें नहीं खुल रही ना, ये दर्द देगी बहुत गंदा। बस हो पता क्या रहा है, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं ही सुनने के लिए कह देता हूँ तो आप पढ़ देते हो। जो 15-20 मिनट की बात कही थी ना आपसे पहले दिन, वो फॉलो नहीं हो रहा, वरना अब तक तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंचा देता आपको। चलो जी पढ़ो जी, ये भी पढ़ो। ये क्वेश्चन आपने पढ़ना है, सब कुछ आपके हवाले है। पढ़ा? ऐसे क्या बताओ, देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट इन दिस क्वेश्चन, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकल फॉल्ट तो है। किसी को पता लगा फॉल्ट क्या है? लास्ट केस स्टडी करा रहा हूँ मैं इस चैप्टर की, 22 नंबर केस स्टडी।
21 पढ़ने के बाद भी फॉल्ट नहीं पता लग रहा। मुझे लगता नहीं कभी कभी मेरे बच्चे हो मुझसे पढ़ रहे हो, ऐसे फॉल्ट तो खड़े पैर बता देता हूँ मैं। Identify the respective source of internal and external recruitment being adopted by KFC. List any one disadvantage of using internal and external sources of recruitment. इसका इससे कोई लेना देनी है, एक एक डिसएडवांटेज बता दो। चलो जी, ये सी पार्ट का क्वेश्चन का आंसर अभी मैं करता हूँ, जनरल बात है, फिलहाल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात। बाबू यहाँ तक तो काम की बात ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। कहता था रेस्टोरेंट मैनेजर्स एंड द शिफ्ट सुपरवाइजर्स आर नेवर हायर्ड एक्सटर्नली एट द आउटलेट। बाबू रेस्टोरेंट का मैनेजर और बाबू शिफ्ट सुपरवाइजर कभी भी बाहर से नहीं लाते, मतलब इंटरनल सोर्सेस से ही करते हैं प्रेफरेंस। अच्छा जी, ओनली टीम मेंबर एंड द असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर आर हायर्ड एक्सटर्नली टू इंड्यूस फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, आगे बढ़ो। कहते हैं फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैकेंसी सो दैट दे कैन गिव रेफरेंसेस टू द मैनेजमेंट टीम अबाउट द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। काम की बात कहते हैं इंटरनल सोर्सेस के लिए एम्प्लॉय को कहा जाता है तुम रेफरेंसेस दो, तुम्हारी रेफरेंस पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरनल सोर्स पर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। कितनी बेवकूफी वाली बात, पर मैं क्या करूं, इसने दे रखा है, आप यही लिखोगे किसका इंटरनल सोर्स क्या हुआ, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। यही था टेक्निकल फॉल्ट, सिंपल अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे क्या, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ नहीं आता। किस किसको समझ में आ गया था लाइन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या, तो फिर क्या कर रहे थे तुम, गधे थे, पढ़ा नहीं तुमने। क्या बोला इसने, फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हुई, एम्प्लॉय ने रेफरेंस दिया, मैं बाहर से बंदा लिया, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हुई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आया बंदा। पढ़ क्या रहे थे फिर तो, स्पीचलेस हो मैं, पता नहीं क्या पढ़ते हो। Also there is a job opportunity page on the company's website so that people can send their CV directly to the HRD. These resumes are stored in a company's database for future usage when there is a vacancy within the organization. पता ही लग गया होगा क्या है, कैजुअल कॉलर्स, कंपनी की वेबसाइट पर रिज्यूमे डालते और बाद में कंपनी यूज कर लेती है कभी जब जरूरत होती है। ठीक है बाबू, सी पार्ट पढ़ना। कहता है आपको क्यों लगता है रेस्टोरेंट मैनेजर और शिफ्ट मैनेजर को इंटरनल सोर्सेज से क्यों रिक्रूट कर रहे हैं? सर इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी पोस्ट है रेस्टोरेंट का मैनेजर होना। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही गए होंगे तो आपको सारी की सारी पोस्ट का ज्ञान होगा। सीधा एक्सटर्नल सोर्सेज से बड़ी पोस्ट फिल कर दोगे ना, उसे पता ही नहीं होगा रेस्टोरेंट में काम क्या क्या होते हैं। बड़ी पोस्ट हमेशा इंटरनली फिल होती है, मैंने आपको बोला भी था, कल भी बताया था लेवल का चार्ट बनाकर कि हम वर्कर लेवल तक बाहर से ले आते हैं, बाकी तो हम प्रमोशन में बिलीव करते हैं। ठीक है जी, एक आखिरी बात करूंगा आपसे, सामने देखना 11th में की होगी, पक्की बात है। वो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही थी ना, तो मैंने थोड़ी सी बातें बोलकर बैच को माइंड अप कर दिया था। मैंने ये भी बोला था कि मैंने 11th में बहुत डिटेल बात की आपसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा क्या होता है, सबसे पहली चीज जो लिखी होती है, मैंने जो जो बताया था मैं पहले वो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो लिखी होती है कि आप किस पोस्ट पे काम करोगे। आप बैंक में क्लर्क हो, लोन हेड हो, ठीक है ना, ब्रांच मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, क्या हो भाई, कहाँ लिखा होगा, मुँह जवानी थोड़ी, तेरे को कह दिया ब्रांच मैनेजर, कल से तो ब्रांच मैनेजर। अगर मुँह जवानी चलती होती बात तो ऑर्गेनाइजेशन ना बेटा एक दिन में खत्म हो जाती। लिखा तो होता ही होगा ना कहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होता है बाबू। मैंने ये भी बताया था, उसके बाद आपके पे भी लिखी रहती है, उसका मैंने भी बताया था सिक लीव करके भी कुछ लीव लिखी रहती है, लीव रूल्स भी लिखे रहते हैं। उसका मैंने भी बताया था ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, ये भी लिखा रहता है। हॉस्पिटैलिटी की बात करी तो ये भी बताया था क्लीन शेवन रहना पड़ता है। इतनी बातें तो करी थी ना। मैं एक बात करता हूँ बेटा, पे पैकेजेस पर दोबारा आपकी पे लिखी रहती है, मैंने 11th क्लास में बताया होगा जो 11th पढ़ेगा, आपको पता है कभी कैसे पे लिखी रहती है। मैं आज एक बार दिखा देता हूँ नमूना उसका।
ज्यादातर आपके पे पैकेजेस ऐसे लिख के रहते हैं, शायद 11 पढ़ने वालों को याद आ गया होगा। और वो ज्यादातर पे पैकेजेस ऐसे लिख के रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपकी जॉब लगेगी 50,000 रुपये महीना, ठीक है। एक साल के बाद इंक्रीमेंट लगेगा 2,000 रुपये का, यानी कि अगले साल के बाद जॉब हो जाएगी 52,000 रुपये महीना। फिर अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 2,000 का। ये 2,000 का ही इंक्रीमेंट लगेगा हर साल जब तक सैलरी 60 नहीं हो जाती। मतलब पहले साल 50,000 रुपये महीना, दूसरा 52, तीसरा साल 54, 56, 58, 60। 60 के बाद इंक्रीमेंट हर साल कितना लगेगा? 3,000 रुपये महीने का। ये 3,000 रुपये महीना कब तक चलेगा? जब तक 90 तक नहीं पहुंच जाते। जब 90 पे पहुंचोगे तो इंक्रीमेंट 5 का लगा करेगा, जब तक 1,20 नहीं हो जाते। इतने में रिटायरमेंट की जा रही होगी। समझ में आ रही है बात? ऐसे लिखे होते हैं पे पैकेजेस, ठीक है। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, आओ करते हैं बात। एक छोटा सा केस है, फटाफट से पढ़ देंगे। चलो जी सर, समझ में आया? अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो तो इसने बताया कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हो। शुरू में आप क्रू का पार्ट होते हो, फिर सर्विस स्टार या फूड स्टार, फिर ऑल स्टार, ऐसे 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 आगे बढ़ते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है, बैंक में पहले क्लर्क होते हो, फिर प्रोबेशनर ऑफिसर होते हो, फिर लोन मैनेजर होते हो, फिर बेटा ब्रांच हेड होते हो, फिर बेटा रीजनल मैनेजर बनते हो, देन एरिया मैनेजर बनते हो, देन जोनल मैनेजर बनते हो, देन जीएम बनते हो। अगर मैं लिस्ट लिख के दे दूँ, आप क्या बताओगे स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस है? बेटा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कि प्रमोशन इस सीक्वेंस में होगा। क्लर्क के बाद अगर प्रमोशन हुआ सीधा पीओ बनोगे, पीओ के बाद प्रमोशन हुआ लोन मैनेजर ही बनना है। समझ में आ रही बात? और बाबू ये भी तो काइंड ऑफ प्रमोशन ही है, हर साल इतना इंक्रीमेंट लगेगा, इसके बाद यही लगेगा जब तक यहाँ नहीं पहुंचते। क्लियर है बात? कल आएंगे बेटा, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।